हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। इस चैप्टर के अंदर हम लगभग 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अजय ओझा और आपका हमारा हम सबका प्यारा सा चैनल अजय अकेडमी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हिंदी में इसको बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करे, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स only on the number of solute particles, only on the number of solute particles in a solution इंस्टेड ऑफ देयर नेचर, यानी उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करे, केवल उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं? 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा हमने डेरिवेशन प्रीवियस क्लास में किया था जब मैंने वेपर प्रेशर आपको पढ़ाया था। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखो चारों कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है ना, ये एज इट इज होंगी तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर इनमें थोड़ा सा भी आपने इनके नाम में हेराफेरी करी तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि क्या वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। क्या लोवरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। जब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करेंगे तभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से जब हम बोले कि बॉइलिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। जब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तभी ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कहने का मतलब सेम टू सेम जब है तभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा भी हेराफेरी करी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मैं बोलूं आपसे ऑस्मोसिस क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बताओ, क्या ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना है और सीबीएसई में अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ पूछता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो कहने का मतलब ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी, नाम में थोड़ी सी भी इनको चेंजेस पसंद नहीं है। अगर नाम में थोड़ा सा भी चेंजेस किया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी। क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी बढ़ेंगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी वेपर प्रेशर में कमी बढ़ेगी, वेपर प्रेशर में गिरावट बढ़ेगी। तो कहने का मतलब वेपर प्रेशर में क्या होगी? कमी होगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर में गिरावट बढ़ेगी। मतलब समझना, वेपर प्रेशर में जो कमी है वो बढ़ेगी। कहने का मतलब वेपर प्रेशर में कमी होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। दूसरा क्या बताया मैंने कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी डिप्रेशन का मतलब क्या है? वही गिरावट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में गिरावट बढ़ेगी, मतलब समझ रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है वो बढ़ेगी। तो इनडायरेक्ट वे में कह रहा है, तो हम डायरेक्ट वे में क्या कह सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। चौथी क्या बात कर रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, यहां भी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब जिसमें भी डिप्रेशन या लोवरिंग लग रहा है उसका रिवर्स कर दो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर घटेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो हम शॉर्ट में 2 के लिए क्या लिखेंगे? जहां भी लोवरिंग और डिप्रेशन लग रहा है वहां आप क्या कर देना? रिलेशन इनवर्स कर देना। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराता हूं जिससे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये पूछ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसमें है। तो फ्रीजिंग पॉइंट और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपको रिलेशन पता है, अभी ये भी मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीजिंग पॉइंट के।
यानी फ्रीजिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घटेंगे। और ये क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। तो देखो पार्टिकल्स को आप कैसे चेक करोगे, देखो जो आयनों में टूट रहा है उतने ही आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। मेरी बात याद रखना, जो आयनों में टूट रहा है उतने ही आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। जैसे NaCl को डिसोसिएट करोगे तो Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, तो एक तो Na+, एक Cl-, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां कितने हो गए, 2, ठीक है। दूसरा MgCl2, तो MgCl2 को तोड़ोगे तो Mg2+ बनेगा और 2 Cl- बनेंगे, 2 क्लोराइड बनेंगे, तो एक तो Mg और 2 Cl, टोटल कितने हुए, 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। AlCl3, एक Al+3 बनेगा और 3 Cl- बनेंगे, तो एक Al और 3 Cl, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 4। ग्लूकोज कैसा है, आयनाइज्ड ही नहीं होता भाई, ग्लूकोज आयनाइज्ड होता है क्या, इसकी जगह आपको लिख दे यहाँ पे C6H12O6, ग्लूकोज लिख दे, सुक्रोज लिख दे, यूरिया लिख दे, तो ये सारे कैसे हैं, आयनाइज्ड नहीं होते भाई। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि ये आयनाइज्ड नहीं हो रहा। आपको एटम नहीं गिनने हैं, कहीं ऐसे गिनने लग जाओ, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, एटम्स नहीं गिनने। मैं क्या बोल रहा हूं, आयन गिनने आपको। अगर आयोनाइज्ड हो रहा है तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपका होगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन भी ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेशन चेंज है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का गुणा करोगे कंसंट्रेशन के साथ, तभी आप फाइनली चेक करोगे। अभी कंसंट्रेशन सब में 1 मोलैरिटी है, तो हमारे लिए कंसंट्रेशन सेम है, तो हम केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे उस कंडीशन में फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम देखने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सबसे कम किसके हैं, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ये अगर आपको 4 बातें याद है तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा, यानी हमको क्या देखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम देखने। नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि कंसंट्रेशन अगर सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देख लो, और अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का गुणा करो कंसंट्रेशन से, फिर फाइनल आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब आपको ये दिख रहे हैं सारे के सारे क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टीज होती है कि वो जब डिसॉल्व होते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते। कहने का मतलब ये जो ब्रैकेट है ये घुलता नहीं है। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई स्पीसीज है, कोई अगर एटम है तो वो डिसोसिएट हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज है वो डिसोसिएट नहीं होगी। यानी ब्रैकेट तो सॉल्यूशन के अंदर भी ऐसा की ऐसा बना रहेगा। तो इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 1। तो 1 तो हो गया ब्रैकेट का, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का, और 2 ये हो गए। तो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकल के आए, 3, ठीक है। 1 ब्रैकेट और 3 ये, तो यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकल के आए, 4। अब यहां पे केवल 1 ही ब्रैकेट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कितने निकले, 1 ही। अब यहां पे 4 तो ये रहे पोटेशियम और 1 ब्रैकेट, तो ओवरऑल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 5। कंसंट्रेशन सेम है तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसके ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग एग्जांपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये जो 4 एग्जांपल मैंने आपको लिख रखे हैं, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या बताना है, बॉइलिंग पॉइंट बताना है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप देख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर अरेंज करेंगे इसको। कंसंट्रेशन सेम है तो कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां 1 Na 1 Cl, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 2। 1 Mg 2 Cl, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 3। 1 Cl 1 Al और 3 Cl 3 क्लोराइड, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 4। और यहां पूरा ब्रैकेट 1 ही है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 1 ही। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तब होगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, C का, ठीक है ना। फिर इसके बाद किसका होगा, B का,
क्योंकि बी में 3 है। फिर इसके बाद किसका होगा, ए का, क्योंकि ए में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2। फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा, डी, क्योंकि डी में नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है। तो ऑप्शन क्या आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आया, सी बी ए डी, सबसे ज्यादा सी में, फिर बी में, फिर ए में और फिर डी में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है तो पहले कम से भी ज्यादा भी लिख सकते हो, यानी उल्टा भी लिख सकते हो कि सबसे कम डी में, फिर ए में, फिर बी में, फिर सबसे ज्यादा सी में। Which of the following has highest vapor pressure? अब आपको वेपर प्रेशर बताना है, तो मैंने बताया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। और आपसे क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट वेपर प्रेशर पूछ रहा है, यानी वेपर प्रेशर हाईएस्ट उसका होगा जिसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम छांटने हैं आपको। अब यहां पे आप देखोगे तो कंसंट्रेशन आपको अलग अलग दे रखी है ना भाई, 2 की सेम है, 2 की अलग अलग है। तो आपको मैंने क्या बताया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का गुणा करो कंसंट्रेशन से, तब चेक करना है आपको। तो यहां 1 Cl, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हुए, 2। अब 2 का गुणा किससे कर दो, 0.01 से, कंसंट्रेशन से, तो यहां कितना निकल के आया, 0.02। ठीक है, यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 इसका और 1 ब्रैकेट का, यहां भी 2 निकल के आए, तो 2 का गुणा इससे करोगे तो सेम टू सेम यहां क्या आएगा, 0.02। ठीक है, यहां देखो 1 Ca और 2 Cl, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 3, तो 3 का गुणा किया 0.001 से, तो यहां क्या निकल के आया, 0.003। ठीक है ना। अब ऑप्शन डी है, और ऑप्शन डी में आप देखो 3 तो mg रहा है और 1 ये पूरा PO4 3 माइनस कितने हैं, 2 है सॉरी, तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 5 है, गुणा कर दो किससे, 0.001 से, तो क्या निकल के आएगा, 0.005। तो वेपर प्रेशर ज्यादा उसके लिए होगा जिसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। अब ये तो 0.02 है, 0.02 ये तो ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दोनों में से देखना है, तो ये 0.005 है, ये 0.003 है, तो सबसे कम क्या है, ये। तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है उसके लिए वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। तो आप देख लो, इसको शॉर्ट में लिख रखा है मैंने, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ क्या कहता है, ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप ऊपर आई बटन पर भी मैं दे देता हूं, या फिर आप सर्च करो राउट्स लॉ बाय अजय एकेडमी या बाय अजय सर, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो क्या है स्टेटमेंट, फॉर अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो XB बराबर P0A माइनस PS अपॉन P0A, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो XB यहां पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो मैं आपको बता दूं, कहीं भी B आ रहा है तो वहां हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस पूरे चैप्टर में A से हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, B से हम सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना, तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को हम WB और WA से डिनोटेट कर दें, सॉल्यूट का वेट हो गया WB, सॉल्वेंट का हो गया WA, और मोलर मास हो गया सॉल्यूट का MB और सॉल्वेंट का हो गया MA, तो हम इस एक्सप्रेशन से क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन XB बराबर क्या होता है कि B के मोल ऊपर, नीचे टोटल सॉल्यूशन के मोल Na और Nb, और मोल बराबर क्या होता है, बताओ भाई, मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना। तो मास को वेट भी कह सकते हैं, तो वेट अपॉन मोलर मास, तो वेट आप लिख दो, क्या लिखोगे, WB, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखोगे, MB, अपॉन यहां क्या लिखोगे, WA, और मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिखोगे, MA, प्लस इसी तरह WB, और नीचे क्या आ जाएगा, MB। ये किसके बराबर होगा, XB किसके बराबर होगा, P0A माइनस PS अपॉन P0A। ठीक है ना। तो यहां से आप कह सकते हो कि फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सॉल्यूट बहुत कम है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा है, बहुत कम, सॉल्वेंट कैसा है, ज्यादा, तभी तो डाइल्यूट होगा। तो हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, WB अपॉन MB इज लेस देन WA अपॉन MA, सो WB अपॉन MB इज इक्वल टू नेग्लिजिबल। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे एक्सप्रेशन को, WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA
और ये बराबर होगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अब ये एक्सप्रेशन आ गई ऊपर वाली एज इट इज, नीचे वाली को रिवर्स करके क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो मैं यहां लिख देता हूं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी यहां तो गुणा हो जाएगा एम ए का और यहां गुणा किसका हो जाएगा, डब्ल्यू ए का। ठीक है, और ये बराबर हो जाएंगे किसके, पी नॉट ए के माइनस पी एस के अपॉन पी नॉट ए के। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन क्यों पढ़ते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन इसलिए पढ़ते हैं, अननोन सॉल्यूट, जो अननोन सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का मोलर मास क्या है। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए एम बी को उधर पहुंचाओ, तो बाकी चीजें कैसे होंगी, एम बी उधर पहुंचा दिया हमने और इन वैल्यूज को इधर रखो। तो यहां पर बचा क्या, पहले तो उसको लिख दो डब्ल्यू बी बचा, और क्या बचा, एम ए बचा, अपॉन नीचे क्या बचा, डब्ल्यू ए बचा, एम बी उधर भेज दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पी नॉट ए को इधर लाओ, तो ऊपर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए ऊपर गया, पी नॉट ए माइनस पी एस क्या आ जाएगा, नीचे, पी नॉट ए माइनस पी एस कहाँ आ गया, नीचे। तो यहाँ एम बी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपको जो लास्ट का जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एम बी बराबर क्या है, मैं लिख देता हूं हियर एम बी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट। ठीक है, और क्या है डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी तो लिख ही चुके हैं हम, वेट ऑफ सॉल्यूट। डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और क्या बचा, एम ए, एम ए लिख देते हैं, एम ए क्या होगा यहां पे, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और क्या बचा, पी नॉट ए हम लिख चुके हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, नॉट लग जाता है वहां प्योर आ जाएगा। पी एस लिख चुके हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर में हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करी है। अब इसका मैं आपको फटाफट से एक न्यूमेरिकल और कराऊंगा, इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। कि प्योर बेंजीन है और प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो 0.850 बार है। ठीक है ना। ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम। अब हमने क्या किया, एक नॉन वॉलेटाइल सॉलिड लिया जिसका वजन कितना है, 0.5 ग्राम। ठीक है ना। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, हमने 0.5 ग्राम सॉलिड को लेकर 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिला दिया। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार। अब आपको पता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो 0.850 से कितना हो गया, 0.845 बार हो गया। ठीक है ना। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। अब ये पूछ रहा है कि जो सॉलिड सब्सटेंस आपने जो इसमें मिलाया उसका मोलर मास क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन देखो। फॉर्मूला आपको पहले लिखना है, फॉर्मूला क्या था हमारा, एम बी बराबर डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ऊपर क्या था, पी नॉट ए, नीचे क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस। ये आप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन वैल्यू आपको पता ही है, मैं यहां लिख देता हूं। गिवन वैल्यू डब्ल्यू बी कितना दे रखा है आपको, 0.5 ग्राम। ठीक है, और एम ए चाहिए आपको, एम ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन, बेंजीन में घोल रहे हैं तो सॉल्वेंट कौन हुआ, बेंजीन। ठीक है, इसका मोलर मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है 78 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और क्या है आपके लिए, डब्ल्यू ए चाहिए, डब्ल्यू ए सॉल्वेंट कितने मास में मिला रहे हो, 39 ग्राम में मिला रहे हैं साहब हम, तो 39 ग्राम लिख दिया। पी नॉट ए कितना दे रखा है, प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, 0.850 बार। और जब आपने नॉन वोलेटाइल को मिला दिया तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएस कितना हो गया, 0.845 बार। सारी चीजें तो दे रखी है, बस जोड़ बाकी गुणा भाग और आंसर हमारा रेडी। तो डब्ल्यू बी देखो 5 ग्राम, 0.5 ग्राम, तो 0.5 इंटू एम ए कितना दे रखा है 78 अपॉन डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 39। ठीक है, पी नॉट ए कितना दे रखा है 0.850। वैल्यूज को एक बार देख लेना, कहीं किलोग्राम, ग्राम और बार एटीएम का चक्कर ना हो। ठीक है ना, तो आप पहले वैल्यूज जब सिमिलर हो तब आप डायरेक्ट पुट करोगे, नहीं तो पहले चेंज कर लेना उसको। और पी ए कितना दे रखा है, पी नॉट ए 850 माइनस पी एस कितना दे रखा है 0.845। ठीक है, तो यहां से 39 से 78 कितनी बार गया, 2, और 5 से इसका गुणा करोगे 10, तो पॉइंट पहले 0 है तो यहां कितना बच जाएगा 1, और ऊपर क्या है 0.850, नीचे क्या है, इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा 0.005 बचेगा। तो 3 संख्या पहले यहां पॉइंट है, 3 संख्या पहले यहां डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल गया, 5 से इसको काट दो 170
ग्राम मोल इनवर्स। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आया? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आया 170 ग्राम मोल इनवर्स। तो बड़ा सिंपल सा आपने न्यूमेरिकल किया है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।